कितनी कूल है हिंदी। हिंदी दिवस के मौके पर राज्यसभा टीवी की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हिंदी की क्या स्थिति है। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी अगर हिंदी को लेकर हम चिंता कर रहे हैं या अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर हम चिंता कर रहे हैं, तो ये सचमुच गंभीर और विचारणीय प्रश्न हमारे सामने है कि आज भी हम 70 साल बाद भाषा की चिंताओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हर साल हिंदी दिवस के मौके पर सालाना उत्सव की तरह या सालाना चिंता की तरह ये प्रश्न लेकर हम आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके पास हिंदी को लेकर कुछ ठोस सुझाव हैं, उनकी अपनी चिंतन है, उनकी अपनी दृष्टि है। इस पर हम बात करेंगे और मुझे लगता है कितनी कूल है हिंदी जब हम कहते हैं तो इस शीर्षक में ही सब कुछ समेटा हुआ है, क्योंकि हम कूल COOL लिखते हैं और उसमें रोमन में लिखा जाता है। तो इससे हिंदी कहाँ से कहाँ पहुँची है उसकी यात्रा को भी रेखांकित करने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अतुल जी भाई कोठारी साहब। भाषा, शिक्षा और संस्कृति पर ये बहुत काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं। इनसे इनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं बलदेव भाई शर्मा जी, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के चेयरमैन हैं। हिंदी की प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार और लंबे समय से हिंदुस्तान और ईरान के संबंधों पर लिखने के लिए मशहूर रही नासिरा शर्मा जी हमारे साथ हैं। हिंदी के मशहूर कवि, आलोचक और गंभीर मसलों पर अपनी लेखनी से सार्थक हस्तक्षेप करने वाले प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। और जिस हिंदी विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम आज आकार ले रहा है राज्यसभा टीवी के ऊपर, उसकी विभागाध्यक्ष हेमलता महेश्वर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी इनकी राय हिंदी को लेंगे। अतुल जी, सबसे पहला सवाल इस शीर्षक को लेकर मेरे मन में आया, जब एक तरफ हम प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेणु, भीष्म साहनी, दिनकर, निर्मल वर्मा, इन लोगों को देखते हैं, और दूसरी तरफ एक नई पीढ़ी के लोग जो थम्स अप किए हैं, मोबाइल जिनके हाथ में है, कॉफ़ी के मग और किताबें हाथ में हैं, और रोमन में कूल लिखा हुआ है। सबसे पहला कि हिंदी के इस शीर्षक से आपको हिंदी की यात्रा के बारे में क्या कहना है? दोनों दृष्टि से इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन हिंदी का जो स्वभाव है वो सकारात्मक सोच का स्वभाव है हिंदी का। इसलिए हमने सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए कि हिंदी की यात्रा दिनकर जी से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक कैसे जा रही है, ये शीर्षक में दिखाने का प्रयास किया गया है कि आज के जो आधुनिक युग के युवा है वो भी हिंदी के साथ इतने ही जुड़े हुए हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि आज के युवाओं का हिंदी से जुड़ाव नहीं है। कुछ इसकी समस्याएं हैं तो वो व्यवस्था की, सिस्टम की समस्या ज़्यादा है। इसलिए युवा कई बार इंग्लिश या इंग्लिश की तरफ मुड़ रहा है। उसकी कई मजबूरी भी है, कई सिस्टम का एक व्यवस्था जो बन गई उसके कारण भी उस दिशा में जा रहा है। तो वो सिस्टम व्यवस्था में जो जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको कैसे बदला जाए, इस पर आज चर्चा होनी चाहिए कि जिससे आज का युवा हिंदी को चाहता है तो वो सही दिशा में हिंदी की ओर मुड़ सके। बलदेव भाई, आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के चेयरमैन हैं। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पिछले 3-3.5 साल में आपने अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के साहचर्य को भी देखा है। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में दुश्मनी का बोध है, और कहाँ से ऐसी अवधारणाएं आरोपित की जाती हैं, चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से किसी ज़माने में दिनकर ने अपने संसद के उद्बोधन में कहा था, प्रत्येक की मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। उस तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या बाधाएं आती हैं? आप सारे भाषाओं के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं। जैसा अतुल जी ने कहा, शिक्षण की समस्याओं पर बात करें तो पहले एक बार हम सबके विचारों को समझ लेते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सोच है इस पर। देखिए, मेरा अनुभव ये है
कि भाषाओं को लेकर भारतीय जनमानस में कहीं टकराव या वैमनस्य नहीं है। भाषाओं की राजनीति के कारण ये सारी विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। और मैं तो पूरे देश में जाता हूँ और सब जगह हिंदी बोलता हूँ। मैं कोच्चि में गया, वहाँ काफ़ी लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग हिंदी समझेंगे कि नहीं, और अंग्रेजी में बोलूँगा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हिंदी समझ में आएगी? उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जिसने कहा हो कि नहीं हिंदी हमारी समझ में नहीं आती। सबने कहा हम हिंदी बोलिए, हम तो सब हिंदी समझते हैं। यही स्थिति बंगलुरु में हुआ। वहाँ कन्नड़ भाषी लोग थे, कन्नड़ की पुस्तकों का ही लोकार्पण था। उसके बावजूद जब मैंने पूछा कि मैं हिंदी में बोलूँगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? उनका नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये उसके एक सप्ताह बाद की घटना है जब बंगलुरु में मेट्रो में से हिंदी लिखा हुआ मिटाया जा रहा था। तो भारतीय जनमानस में मित्रों, भाषाओं को लेकर कहीं कोई टकराव या वैमनस्य नहीं है। सब भाषाएं हमारी हैं। और हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में ये कहा गया, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसको हम बाहें फैलाकर ग्रहण करें। और भाषा ज्ञान प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए भाषाओं के प्रति किसी भी प्रकार का वैमनस्य हमारे भारतीय जनमानस में नहीं है। भारतीय समाज सब भाषाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदी के प्रति कोई वैमनस्य किसी के मन में नहीं है। दूसरी भाषाओं के प्रति मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक तमिल संत हुए हैं तिरुवल्लुवर। उन्होंने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है और बड़ा भावबोध है उसमें। दक्षिण की गीता के रूप में तिरुकुरल को जाना जाता है। हमने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से, मेरे मन में था कि इतनी अच्छी पुस्तक, और ये हिंदी भाषी जो 10, 12, 14 प्रांत हैं, इनके लोगों को पता लगना चाहिए कि दक्षिण में कैसा संत हुआ और उसने कैसा ज्ञान दिया है। हमने उसको हिंदी में रूपांतरित करके अनुवाद करके छापा है। और उसमें एक प्रयास हमारा रहा कि एक ही पेज पर ऊपर हमने मूल तमिल श्लोक दिया है, तमिल में, तमिल लिपि में। फिर तमिल लिपि हिंदी वाला तो पढ़ नहीं पाता, तो नागरी लिपि में वो तमिल क्या लिखा हुआ है हमने ये लिखा है, ताकि नागरी लिपि में उसको पढ़ सकें कि अच्छा तमिल ये लिखी हुई है। नीचे फिर हमने उसका हिंदी में दोहानुवाद किया है। वो पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो रही है और दक्षिण के लोगों के पास भी जब वो पुस्तक गई है तो उनको वो इतना सुखद लगा कि इस पुस्तक के माध्यम से अब हिंदी भी सीख जाएंगे। और यहाँ जो लोग हैं हिंदी भाषी, वो कहते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से हम तमिल सीख जाएंगे, क्योंकि उसमें तमिल भी है, हिंदी भी है और नागरी लिपि में तमिल का उच्चारण भी है। तो भाषाओं के स्तर पर कोई विभेद नहीं है। भाषाओं को लेकर हमारे यहाँ ब्रिटिश काल में जिस प्रकार की मानसिकता विकृत की गई, भाषाओं के प्रति हमें परस्पर काटने का प्रयास किया गया। अब जैसे हिंदी के बारे में अभी आप पूछ रहे थे, ये जो शीर्षक है कितनी कूल है हिंदी, तो हिंदी तो मित्रों पूरी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। और भारत की जो संस्कृति है वो शांति, सद्भाव और सौहार्द की प्रतीक है। तो जो कूल शब्द है ये अंग्रेजों ने तो बहुत बाद में कूल बनाया होगा, लेकिन भारतीय जनजीवन की जो मानसिकता है वो सबके प्रति आत्मीयता का बोध, सबके प्रति शांति सौहार्द का बोध, ये न केवल हिंदी, हमारी सभी भारतीय भाषाओं में ये सामाजिक सौहार्द का भाव है। नासिरा जी, आपने ये जो चित्र देखे, बच्चन जी हैं, प्रेमचंद हैं, महादेवी हैं, अज्ञेय हैं, नीरज जी हैं, निर्मल वर्मा हैं, दिनकर हैं, सब क्या हिंदी सिर्फ साहित्य की भाषा है या सिर्फ साहित्यकारों के ही पास जिम्मा है कि वो हिंदी को आगे बढ़ाएं या कम करें? मुझे लगता है कि अभी तक जो हिंदी जिंदा रही है, जनमानस से हट जाए कि वो बाज़ार में बोली जाती है, आपस में बोली जाती है, उसको ज़िंदा तो रखा है साहित्यकारों ने ही। लेकिन अब वहाँ तक हिंदी को सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उन्नति और विकास की तरफ बढ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बच्चे अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लेखक भी पैदा होने चाहिए जो साइंस के ऊपर, अर्थशास्त्र पे बहुत ही अच्छी तरह से समझा के, जिसे कहते हैं सरल भाषा में ये लिखना चाहिए। और रहा सवाल ये कि हिंदी, कौन से हिंदी को आप मानक हिंदी कहेंगे? साहित्य जिसमें लिखा जाता है,
या उसको आप कहेंगे कि एक बंगाली राइटर आता और हिंदी जो है वो अपना दामन खोल लेती है कि आओ, और वो अपने नए शब्दों के साथ हिंदी में शामिल हो जाता है। इसी तरह बिहार को आप देख लीजिए, इसी तरह उसकी बहन जो है वो उर्दू को देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी इतने दिनों में, ठीक है कुछ लोग परहेज़ करते हैं अंग्रेज़ी के शब्दों में, लेकिन आप इससे गुरेज नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया कि हिंदी उदारता की भाषा है, नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि इतने उसकी परतें हैं और इतनी अभिव्यक्तियाँ हैं और इतने लोग हिंदी में लिख रहे हैं सब आके कि उसको ज़िंदा रखा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल से कि अन्य विषयों पर भी चीज़ें आएँ, इसके लिए तो कोशिश होनी चाहिए, हम सबको कोशिश होनी चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले सब्जेक्ट को समझने का। जितेंद्र जी, आप विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, आचार्य हैं, कैसे होगा ये? देखिए अनंत जी, आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जो लोग भी हिंदी के विरोध में खड़े होते हैं, दरअसल वो यही कहते हैं कि ये किस्सा कहानी और कविता की भाषा है। सारा सवाल यही आता है कि ये ज्ञान विज्ञान की भाषा बन नहीं पाई 70 सालों में, ऐसा कहना है लोगों का। ये आंशिक रूप से सत्य है। ऐसा एकदम नहीं हुआ कि हिंदी में काम नहीं हुआ। तमाम समाज विज्ञान की किताबें हिंदी में आई हैं। तमाम जो हिंदी भाषी प्रांत हैं वहाँ आज भी समाज विज्ञानों की पढ़ाई का माध्यम लंबे समय तक, धीरे धीरे वो अंग्रेज़ी की तरफ जाने लगे हैं, हिंदी में पढ़ाई होती रही है। लेकिन यह भी सही है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, इस तरह के जो अनुशासन रहे जिन्हें विकास की यात्रा में बहुत महत्व दिया जाता है, वहाँ पर हिंदी में पढ़ने पढ़ाने का उद्यम नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इस पर बात होनी चाहिए। वो एक बड़ा मसला है। जिस दिन हिंदी उधर चली जाएगी, हिंदी के पास अपार ताकत है। उदारता जो कह रहे हैं वो उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति से किसी को गुरेज नहीं है। प्रोफेसर साहब, हम हेमलता जी आपसे ये जानना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों में खास तौर पे देखा गया, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जो हिंदी पढ़ने को लेकर विश्वविद्यालयों में एक उत्साह होता था, वो उत्साह में कमी दिखती है। कई जगह पर छात्र हिंदी विभाग में मिलते नहीं हैं। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसे कई राज्यों के कई महाविद्यालयों को जानता हूँ जहाँ पर शिक्षक ही नहीं हैं हिंदी के, और जो हैं भी तो वो क्लास नहीं आते। चलिए, ये मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन क्या है कि किस तरह से छात्रों का मोह भंग हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि अन्य विद्वानों की तरह भाषा दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है, और निश्चित तौर पर भाषा यदि समय के साथ हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर उसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त होती है, और उसकी जो उपयोगिता जैसे जैसे समाप्त होती है वैसे वैसे हम उस भाषा से विमुख होना शुरू करते हैं। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या दिल्ली से इतर अन्य प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन क्या एक मानक स्तर पर है? तो मैं भी आपके साथ यहाँ स्वर मिलाना चाहूँगी कि जी नहीं है, पर इसके कारण क्या हैं? क्या हिंदी विभाग एक तरह की उपेक्षा का शिकार हैं? हमें ये सोचना होगा। क्या हिंदी साहित्य को केवल साहित्य के तौर पर जब हम देखना शुरू करते हैं, केवल साहित्य के तौर पर, जबकि विषय आज हिंदी भाषा का है, केवल साहित्य के माध्यम से किसी भी भाषा का विकास पूरी तरह से नहीं हो सकता। उसको समग्रता चाहिए है, और वो समग्रता उसके समाज से उसके मिल सकती है। हमें ये तय करना होगा कि क्या ज्ञान के जो अन्यान्य डिसिप्लिन हैं, उन डिसिप्लिन के साथ, उन संकायों के साथ क्या भाषा ने, हिंदी भाषा ने कोई निर्माण करने का कार्य किया है? जब तक यही सवाल मेरा, तय कौन करेगा? आप सब लोगों पर या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है जो हिंदी की बात करते हैं, तय कौन करेगा? विश्वविद्यालय करेगा, सरकारें करेंगी? समाज तो एक ऐसा है कि समाज तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, समाज में कहाँ से तय होंगी? पंचायत तो लगेगी नहीं।
तय कौन करेगा? सर, रोजगार की भाषा कब बना पाएंगे हिंदी को? ये जो सारी हिंदी की समस्या की अभी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है उसमें हमने जाना पड़ेगा जी। कि देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदी को राजभाषा तो हमने बना दिया, बिल्कुल, परंतु हमने हर क्षेत्र में अंग्रेजी को ऊपर रखा, हिंदी और अपनी भाषाओं को नीचे रखा। कि आप कॉमर्स, आर्ट्स आदि तो आप अपनी भाषा में पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल आदि पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। आप सामान्य जिला न्यायालय या तहसील न्यायालय में तो आप अपनी भाषा में बात कर लीजिए, लेकिन आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाएंगे तो इंग्लिश में ही आप बात करनी है। तो सभी क्षेत्र में हमने अंग्रेजी को ऊपर रखा, अपनी भाषा को नीचे रखा। तो कौन नीचे जाना चाहेगा? ये आधारभूत प्रश्न है। 3-4 क्षेत्र है जब तक वहाँ अंग्रेजी की अनिवार्यता, मैं नहीं कहता हूँ अंग्रेजी को हटा दो एकदम। पहली बात है कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, विशेष करके व्यावसायिक शिक्षा, इसका माध्यम मात्र अंग्रेजी है। दूसरी बात है प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसका या माध्यम अंग्रेजी है, एक प्रश्न पत्र अनिवार्य अंग्रेजी है। बिल्कुल है सर। तीसरी बात है कि न्यायालय से लेकर सरकार का सारा कामकाज वो अधिकतर अंग्रेजी में होता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है कि सबको उनकी आवश्यकता है, इसलिए शुरू में लोगों ने मजबूरी में इस दिशा में जाना पड़ा। अभी 70 साल, 71 साल के बाद और इसके पहले अंग्रेजों के कार्यकाल के 200-250 साल के कारण फिर एक आदमी की आदत स्वभाव हो जाता है, फिर उसी तरफ हो जाता है। तो 2-3 स्तर पर हमने काम करना पड़ेगा कि नंबर 1 की ये जो अनिवार्यता अंग्रेजी की जहाँ जहाँ है वो सरकार हटाए। ये आपने सरकार पे ये जिम्मेदारी एक बात है। दूसरी बात है कि हमारा भी दायित्व है कि क्या हमारी भाषा का हमारा स्वाभिमान है क्या? मैं अमेरिका गया था 2015 में, तो मुझे निमंत्रण आया, तो उनके अध्यक्ष से मिलने आए थे, तो उनका आग्रह था आप आइए। मैंने कहा भाई मैं देश में बहुत काम करना, अमेरिका आकर मैं क्या करूँगा? तो कहा नहीं आइए आप। तो अंत में मैंने एक बात की उनको, मैंने कहा भाई आपके यहाँ तो भाषा ही अंग्रेजी आपकी, और मैं तो अंग्रेजी बोलता नहीं, वो हिंदी में बात करूँगा जी, तो क्या उपयोग वहाँ आकर? तो उन्होंने थोड़ा सा क्षण एक सोच कर मुझे कहता नहीं सर आप आइए, कोई समस्या नहीं। और आपको आश्चर्य और आनंद होगा कि वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन था, 33 देशों के लोग थे। उसका निमंत्रण मुझे आया। सबके नीचे एक लाइन में उनका परिचय, इंट्रोडक्शन लिखा था। मेरे नाम के नीचे दूसरी लाइन लिखी थी। क्या लिखी थी? कि स्पेशल टॉक इन हिंदी। मैं अमेरिका में जाकर मैं हिंदी में बोलने वाला था, इसलिए मैं स्पेशल बन गया। और मेरा उद्बोधन, मुझे कोई नहीं पहचानता, पहली बार गया था। दूसरे दिन मेरा उद्बोधन 20 मिनट का हुआ। मैं नीचे उतरा तो मुझे 14 लोग खड़े होकर आए अभिनंदन देने कि एक व्यक्ति तो आप निकले हिंदी बोलने वाला। तो समाज में ये स्वाभिमान जगाने की आवश्यकता है। ये जाग गया और सरकार की व्यवस्था में बदल आ गया तो हिंदी भारत की नहीं विश्व की भाषा बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बलदेव भाई, आपसे एक सवाल मैं पूछूं इसके पहले, नासिरा जी जैसा ये कह रहे थे कि भाषा का स्वाभिमान हमारे अंदर होना चाहिए। कैसे जगेगा स्वाभिमान? जब हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाते हैं ठेले पर, तब तो हम कहते हैं क्या भाव सब्जी है। जैसे ही हम मॉल में घुसते हैं, हम पहला सवाल होता है एक्सक्यूज़ मी। हमें उसके बाद नहीं आती अंग्रेजी, लेकिन हम एक्सक्यूज़ मी ज़रूर बोलते हैं क्योंकि वो मॉल है। तो जब अमेरिका में जाके अतुल भाई कोठारी हिंदी में उद्बोधन कर सकते हैं, तो हमारे हिंदी समाज में ये स्वाभिमान या ये अंतःकरण से शक्ति कब आएगी? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। काफ़ी लोग अब हिंदी बोलने लगे हैं और हिंदी को सम्मान भी बहुत मिला है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी यहीं रही है। अगर आप पड़ोसी मुल्कों में जाइए तो अफ़गानिस्तान में हिंदी सीखने वाले लोग जो हैं वो हमारी हिंदी फिल्में रही हैं, और अरब के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर हिंदी खूब अच्छी बोली जाती है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूँ एज अ राइटर, कि आप किसी भी भाषा को हटा के हिंदी को लाने की जब आप बात करते हैं तो वहीं से कश्मकश शुरू होता है। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से हिसाब होना चाहिए कि 2-3 भाषाएं समांतर तरीक़े से
आगे बढ़ें, तभी होगा। 28 भाषा समांतर नहीं, तरीके से 28 तो नहीं चल सकती, लेकिन 2-3 देखिए, एक तो माध्यम की भाषा होनी चाहिए संवाद की, दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें अंग्रेज़ी हमारी गड़बड़ा गई तो आज जो डोमिनेट कर रहे हैं इंडियंस वहाँ अपनी अंग्रेज़ी और अपनी दक्षता की वजह से, उनमें कमी आएगी, फ़र्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार में कितने लोग अंग्रेज़ी जानते हैं और कितने हिंदी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोग जिनके यहाँ पहली मर्तबा हिंदी का काखा शुरू हुआ है, वो भी अब सरकार में शामिल हैं, तो उनके लिए भी अंग्रेज़ी की चीज़ें पढ़ना मुश्किल होंगी। तो वहाँ पे भी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भी चल सकती, लेकिन जो कॉमन आदमी है उसके लिए तो मुझे लगता है कि हिंदी ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ इतनी खूबसूरती से लोग आपस में बात करते हैं, उनको अंग्रेज़ी भी आती है, लेकिन हमारे में है कॉम्प्लेक्स। और मुझे याद पड़ता है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको जब 2-3 ज़बानें आती हैं या 4 ज़बानें आती हैं तो आप भी गुडमुड रहते हैं। आप अंग्रेज़ी भी कोर्स में लगाए हुए हैं और कोई भारतीय भाषा भी लगी हुई है और आपकी हिंदी भी है, तो उस वक्त आप जो हैं अंग्रेज़ी को ज़हनी तौर से हटा नहीं पाते हैं। मुझे याद है कि 7th क्लास में इस बात का मेरा बहुत मजाक टीचर उड़ाती थी कि जब मैं तारीख़ लिखती थी तो एक चीज़ मैं अंग्रेज़ी में लिखती थी, एक हिंदी में लिखती थी, एक उर्दू में, तो वो कहती थी ये हो क्या रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता था क्या हो रहा है। और बाद में वही मेरी राइटिंग में आया कि बहुत सारे शब्द इधर उधर से आके जो साउंड में मुझे खूबसूरत लगते थे वो शामिल होने लगे मेरी भाषा में। तो मुझे लगता है कि एक मोहब्बत की जो भाषा होती है उसकी हलावत आप हिंदी में लाइए। और मैं कोर्स की तरफ भी कहूँगी कि जब मेरा कोर्स था, मेरी टीचरें थी, उन्हीं की मोहब्बत से हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया। तो अब कैसा लगता है आपको कि अब शिक्षकों नहीं, की मोहब्बत अब जो कम मैं हो गई है? नहीं, मैं वो डिवोशन ख़त्म हो गया, वो रिश्ता तो टूटा। मैं उसकी तरफ नहीं, वो टूटा रिश्ता हर जगह टूटा है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में। मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि जो कोर्स है उसमें भाई भतीजावाद ना हो और वो चीज़ें हों जो राइम के करीब हों। हमने रहीम भी पढ़ा, तुलसी भी पढ़ा, सूर भी पढ़ा, और हमने उन चीज़ों को बहुत राइम से खुद भी संस्कृत पढ़ी, लेकिन वो सारा कोर्स इस तरह का था कि हमारे दिल के करीब था। आज बच्चे परेशान हो जाते हैं। अभी हम लोग एक बात कर रहे थे, बलदेव भाई जी बाहर बैठे हुए, तो एक किस्सा आया कि विजयदेव नारायण शाही जी निकले जाने के लिए, तो रिक्शे पे बैठे और उन्होंने कहा मुझे लोक सेवा आयोग ले चलो। इलाहाबाद की बात थी, तो रिक्शे वाले ने कहा कि ये कहाँ है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, हिंदी में बताइए, लोक सेवा आयोग कहाँ है, हिंदी में बताइए। तो विजयदेव नारायण शाही को लगा कि किस मुसीबत में पड़ गया मैं, अब लोक सेवा आयोग की हिंदी क्या होगी। लेकिन साहित्यकार आदमी थे, दिमाग में बिजली कौंधी, और उन्होंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन ले चलो। तो रिक्शे वाले ने कहा पहले हिंदी में बोल देते। ये क्या है सर, इसको कैसे आप समझते हैं कि मतलब रिक्शे वाला भी अंग्रेजी को कह रहा है कि हिंदी में बोल देते हैं? चलन की बात है, क्या चीज़ चल गई, क्या चीज़ ज़बान पे चढ़ गई है, और आप अगर इस चलन और उसको अलग करेंगे ना तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। उसके लिए कई जबरदस्ती तो करनी नहीं चाहिए, कई दशक लगेंगे, कई दशक लगेंगे इस बदलाव के लिए, और मुझसे तो बेहतर आप जानेंगे क्योंकि बलदेव भाई तो अब शिक्षक भी हो गए, प्रोफेसर हैं पत्रकारिता के, पहले पत्रकार थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर हुए और अब आप हैं। तो कैसे किया जाए ये जो अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ज्ञान की भाषा है, संपर्क की भाषा है, उसको हमें रखना चाहिए, अंध विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे अपनी हिंदी को या अपनी अन्य भारतीय भाषाओं को धीरे धीरे करके ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई रिक्शे वाला विजयदेव नारायण शाही को ये न कह सके कि पब्लिक सर्विस कमीशन बोलो, लोक सेवा आयोग तो अंग्रेजी जैसा लगता है। देखिए, हिंदी की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे कह दिया जाता है कि अंग्रेजी के विरोध में हैं ये लोग,
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदी की या भारतीय भाषाओं की बात की जा रही है तो वो अंग्रेजी की या किसी दूसरी भाषा के विरोध में नहीं है, ये पहले हमको अंतर समझना पड़ेगा। और इसलिए हिंदी के प्रति या भारतीय भाषाओं के प्रति एक विद्वेष का भाव स्थापित कर दिया जाता है कि ये लोग अंग्रेजी के विरोधी हैं। भाषा के स्तर पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि भारत में तो भाषा के स्तर पर किसी का विरोध है ही नहीं। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी की बात है तो ऐसे अनेक देश हैं जहाँ आप में से बहुत सारे प्राध्यापक और विद्यार्थी भी विदेश जाते होंगे, उनके अनुभव में आएगा चीन में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, ये सारे बहुत प्रगतिशील राष्ट्र हैं, कहीं भी अंग्रेजी का चलन नहीं है, अपनी उनकी भाषाएं हैं, अपनी भाषाओं में उसने टेक्नोलॉजी खड़ी की है। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन 2000 वर्षों के विस्थापन के बाद जब इजराइल नया राष्ट्र बना तो हिब्रू, जिसको कोई जानता नहीं था, उन्होंने पहले दिन से कहा कि नहीं, हिब्रू हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी और हिब्रू में ही हमारा सारा कामकाज होगा। तो देश की स्वाधीनता के बाद जो एक भाव अपनी भाषाओं के प्रति स्वाभिमान का हमारे शासनकर्ताओं में होना चाहिए था, वो नहीं था, और उनको लगा कि हम बिना अंग्रेजी के नहीं चल पाएंगे। और इसका उदाहरण 1949 में 14 सितंबर को जब राजभाषा अधिनियम आया, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, उसमें भी जोड़ दिया गया कि नहीं, 15 साल तक अंग्रेजी इसके साथ रहेगी। हमें ये विश्वास ही नहीं था, हमारे अंदर वो स्वाभिमान ही नहीं है। और जैसा भी नासरा जी ने कहा कि हिंदी कॉमन लोग पहले अपनाएं, तो हिंदी को कॉमन लोगों की भाषा मान लिया गया है और अंग्रेजी को विशिष्ट लोगों की। इस मानसिकता से हमें ऊपर उभरना पड़ेगा। भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है और हमारी कोई पहचान ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा के रूप में हम अपनाएं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के साथ ये जो अभिजात्यता का बोध जुड़ गया है, अंग्रेजी बोलना माने तरक्कीशुदा होना और हिंदी या भारतीय भाषा बोलना माने पिछड़ापन है। सर, यही जो मानसिकता आप कह रहे हैं ना, तरक्की शुदा अंग्रेजी वाले कैसे होते हैं, आपसे मैं समझना चाहूँगा। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, घन घमंड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। वो सीता जी के विछोह में वो ये राम के मन में ये बात आती है। हिंदी वाले भी विछोह तो समझते हैं, लेकिन श्री राम की तरह प्रकट क्यों नहीं कर पाते आप अपना दर्द, कि हमें ये दर्द है? दर्द पर खुल के बोलिए सर। अनंत जी कहते रहे हैं, और जो अतुल भाई कोठारी कह रहे थे, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। स्वाभिमान का प्रश्न बहुत बड़ा है और स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसकी कोशिश भी हुई, सिर्फ हिंदी भाषी प्रांतों में नहीं, जो हिंदी भाषी प्रांत नहीं थे वहाँ पर भी हिंदी के पठन पाठन का मामला बना। लोग उसमें बोलते हुए गर्व महसूस करते थे। लेकिन 80 का दशक आते आते, जिस ओर बलदेव भाई कह रहे थे, अंग्रेजी आभिजात्य का इतना आतंक आ गया कि जिन बैठकों में दिनमान, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं रखी जाती थीं, रविवार और माया जैसी पत्रिकाएं रखी जाती थीं, या तो वहाँ पर अंग्रेजी की कोई पत्रिका आ गई या सजावट का सामान आ गया। हमारे पढ़ने पढ़ाने का मामला बदल गया। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों से निकल करके कॉन्वेंट की तरफ चले गए। मध्य वर्ग में एक भयानक विचलन आया। इसको विचलन कहना चाहें आप, अवसरवाद कहना चाहें आप, रोजगार की तरफ बढ़ने का मामला कहना चाहें आप, जो भी कहना चाहें वो आया। दरअसल संकट वहीं से शुरू हुआ, वहीं से स्वाभिमान जाना भी शुरू हुआ। ये लगने लगा कि यदि हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे, यदि हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा, तो जो एलीट क्लब है, जो अभिजात्य वर्ग है, उसमें शामिल नहीं होगा, और वो शामिल नहीं होगा तो शासक वर्ग का आदमी नहीं होगा। सिर्फ अंग्रेजी बोल के आप अभिजात्य हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि उसके लिए आपके पास वैसी ही गाड़ी भी होनी चाहिए। अनंत जी, अंग्रेजी ही उस आपको उस रास्ते पर भी ले जा रही थी ना, रास्ता ले जा रही थी ना। लेकिन इसके लिए 80 से थोड़ा पहले, अतुल भाई तस्दीक करेंगे मेरी बात की, कि 1963 में नेहरू जी का एक बयान आया संसद में, जब 1965 में 15 साल का भाषा अधिनियम का समय खत्म हो रहा था, तो 63 में नेहरू जी के निधन के पहले उन्होंने संसद में कहा था कि हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ चलेगी। उनका वो बयान अब तक हिंदी के गले की फांस बना हुआ है। सर आप नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है उसमें। 1963 में जो राजभाषा में संशोधन हुआ जी, वो ये संशोधन हुआ
कि जब तक एक भी राज्य हिंदी नहीं चाहेगा तब तक देश में कहीं लागू नहीं होगा। बिल्कुल, ये अन्याय है, अलोकतांत्रिक निर्णय है। हाँ, ये तो बराबर है कि जो राज्य नहीं चाहेंगे वहाँ हिंदी लागू नहीं होगी, ये हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक राज्य नहीं चाहेंगे तब तक सारे देश में हिंदी लागू नहीं होगी, ये तो अन्यायपूर्ण निर्णय हो गया, अलोकतांत्रिक बात हो गई। लेकिन मूल बात यह है कि मैंने एक जगह एक विश्व हिंदी सम्मेलन की आयोजन समिति में वाक्य कहा था, तो इसको बहुत चर्चा उनकी हुई। मैंने कहा अभी हमने रोना धोना बंद करना चाहिए हिंदी का। 71 साल हो गए, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सारी व्यवस्था है, हमारी सरकार है, सब हमारा है। दूसरी बात यह है कि आज देखिए कि हिंदी काफ़ी दुनिया में, देश में आगे बढ़ रही है जी। जब एक समय था कि कहता था कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध है, आज नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। मैं पहली बार जब विमान में बैठा तो ऐसी स्थितियां उस समय थी कि हिंदी जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर जाकर मौन हो जाता था। आज मैं जाता हूं विमान में तो सब भाषाएं बोलने वाले बहुत स्वाभिमान से अपनी अपनी भाषा में बातें करने लगे हैं। तो ये जो बदल है इसको भी हमने देखना चाहिए, जो सकारात्मक परिवर्तन जो है समाज में। आज उत्तर पूर्व में तो हिंदी सीखने की बहुत इच्छा शक्ति लोगों की बड़ी है। उत्तर पूर्व पर मैं आऊंगा सर, तो लेकिन मेरा कहना है कि ये जो सकारात्मक बदलाव है इसको भी हम देखें। बिल्कुल, एक बात जी। और दूसरी बात जो बात आई कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे बड़देव भाई ने जिन जिन देशों का उदाहरण दिया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो एक रणनीति के तहत कुछ लोगों को हम इतनी अच्छी अंग्रेजी तैयार करें कि जो इंग्लैंड अमेरिका वाले भी ऐसी अंग्रेजी नहीं जानते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके लिए 133 करोड़ लोगों पर अनिवार्य रूप से अंग्रेजी थोपना ये जरूरी है क्या? विचार इस पर करने की आवश्यकता है कि भाई हमारे बच्चे हमारी भाषा में जब तक नहीं पढ़ेंगे, आज हम कह रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे अमेरिका में जाकर ये कर रहे हैं, सब वहाँ जाकर IIT में एक शब्द चलता है मजाक में कि हमारे बच्चे जो अमेरिका में गया उसको क्या कहते हैं, वो IT कुली कहते हैं। वहाँ भी सब नौकर है गए हैं वो, ठीक है, गिरमिटिया ही है वो। हाँ, तो ये बात को भी हमने समझना है कि आज हमारे देश के लोगों का कितना सम्मान है विदेश में। सर मैं इसी पर हेमलता जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाजार से हम क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? हिंदी के लोग बाजार से जुड़ने में बड़ा तकलीफ महसूस करते हैं, खासतौर पे साहित्य के लोग, उनको लगता है बाजार आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और खा जाएगा। जब आप किसी प्रकाशक को अपनी कृति छापने के लिए देते हैं तो आपके मन में ये इच्छा होती है और छपने के बाद आप कहते भी हैं कि मुझे रॉयल्टी नहीं मिल रही है, तो फिर बाजार से क्यों बैर लेते हैं आप? क्यों नहीं हिंदी को कूल होने देते हैं आप? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ और यदि मैं जिस हिंदी में यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, इस हिंदी में वहाँ के स्थानीय जन से यदि मैंने बात करना शुरू किया तो वो तुरंत मुझे टोक देगा, बड़ हिंदी झाड़त थे। मतलब ये कि जहाँ कहीं भी भाषा अपना शास्त्रीय स्वरूप लेकर के सामने आती है तब तब वो एक दायरे में सिमट जाती है। आपको यदि उसको खोलना है तो उसको हिंदी की अन्यान्य जितनी भी और सहबोलियाँ हैं उनके साथ वो शब्द ग्रहण करने पड़ेंगे। बहुत सीमित शब्द भंडार के साथ किसी भी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। उस भाषा के विकास के लिए उस भाषा के विकास के लिए सबसे पहले हमको उसको ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लाना होगा। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लाने के लिए हमारे पास इतना साहित्य विपुल मात्रा में मौजूद है, हम उसकी तरफ से आंखें मोड़ लेते हैं, उसकी तरफ से आंखें छोड़ देते हैं या मरवा दिए जाते हैं जी कि ये हिंदी का क्षेत्र नहीं है। जैसे एक बार हमने काम करवाया था हिंदी में कि कुड़ुख लोक भाषा में औषधीय वनस्पति जगत का अध्ययन। अब लोगों को ये लगने लगा कि ये साहित्य इसमें कहाँ है, ये तो साहित्य का कोई दायरा ही नहीं है। और वो बहुत ही केंद्रीभूत होकर के काम करता है कि हम केवल शिल्प पर बात करें,
हम केवल दार्शनिक पक्ष पर बात करें, घाघ और भट्टरी जैसे लोग हमारे यहाँ अब हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। जितेंद्र जी, एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ, फिर आप उसमें बोलिएगा। जो ज्ञान की बात कही उन्होंने, ज्ञान संपदा हमारे पास बहुत रही है। हमारे पास पाणिनि का व्याकरण है, अष्टाध्यायी की सब लोग बात करते हैं। किसी से पूछ लीजिए, देखा है बच्चों ने अष्टाध्यायी? कहीं प्रकाशित उपलब्ध है अष्टाध्यायी? लेकिन रेन एंड मार्टिन के बारे में पूछ लीजिए, कितने बच्चे जानते हैं? तो ज्ञान परंपरा को बाधित करने की जो सायास कोशिश आज़ाद हिंदुस्तान में हुई, मैं चाहूंगा कि उस पर आप कुछ दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूं इसमें मैडम से जोड़ करके। एक तो हिंदी का शब्दकोश विशाल है, 4 लाख से अधिक शब्द हैं उसके पास, और हिंदी ने बराबर लोक भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। लोक भाषा के बिना हिंदी का निर्माण ही नहीं हो सकता। और इसके अलावा इसने हिंदी को, मुंबईया हिंदी को भी महत्व दिया है, हर तरह की हिंदी को हिंदी ने महत्व दिया है अपने विकास में, साहित्य में महत्व दिया है। आप हमारे बड़े साहित्यकारों को पढ़ें, रेणु को पढ़ें, आप राही मासूम रजा को पढ़ें, आप प्रेमचंद को पढ़ें, आप दिनकर को पढ़ें, तमाम लोगों को पढ़ें, नागार्जुन को पढ़ें, आपको उनका लोकेल पता चलेगा। बिना लोकेल का कोई लेखक नहीं है। या विनोद कुमार शुक्ल को बिना लोकेल का कोई लेखक नहीं है। दूसरी तरफ जिसे शास्त्रीय हिंदी कह रही थी मैडम, या एक तरह से कहें कि बहुत ऐसे शब्द जो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में काम आते हैं, ऐसे लेखक भी हमारे पास रहे। दूसरी चीज़, हिंदी बराबर से लेती रही है, उसमें कहीं कोई दो। दूसरी चीज़ यह है कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो तो पतंजलि के सहारे ही उपलब्ध है, और लोगों ने देखा होगा उसको। ये कह रहा हूं कि ज्ञान परंपरा को जो बाधित करने की सायास कोशिश वो है ना, वो एक जमाने में आप देखिए कि हिंदी साहित्य से भारतीय भाषाओं के लेखकों से ज्यादा उपलब्ध प्रावधा प्रकाशन की किताबें हिंदुस्तान में होती थी, और सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होती थी, जिसने एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर दिया। मेरा ये मानना है, बलदेव भाई शर्मा जी आप बताएंगे, कि वो जो प्रवृत्ति या वो जो दौर चला, उसने भी हिंदी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है कि उन्होंने हिंदी के वैश्विक लेखकों के अनुदित कृतियों को पढ़ाया, लेकिन उन कृतियों के माध्यम से जिस तरह के विचार परोसे गए, उसने हमारी हिंदी को नुकसान पहुंचाया। देखिए, भाषा की एक स्वाभाविक गति होती है, और विचार जो हमारा परिवेश है, उन विचारों को ही भाषा आगे लेकर चलती है। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी में अंकल आंटी कहा जाता है, लेकिन भारत में दूसरी भाषाओं में भी, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठे हैं, तो फूफा, मौसा, मामा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, ये जो शब्द प्रयोग हैं, इन शब्द प्रयोगों के साथ हर शब्द और हर रिश्ते के साथ एक अलग भावना जुड़ी हुई है। मौसी शब्द है, हमारे यहाँ बच्चा जा रहा है बाहर, तो माँ कहेगी अरे कुछ खाना खा जा, तो बच्चा कहेगा नहीं जल्दी में हूँ, मम्मी फुर्सत नहीं है, तो माँ कहती है रास्ते में तेरी कौन सी मौसी बैठी है। मौसी के साथ जो आत्मीयता बोध जुड़ा हुआ है, ये शब्द बोध के साथ हमारा परिवेश जुड़ा होता है। आप जिन पुस्तकों की, जिस ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो भाषा जरूर हिंदी रही, पर वो जो पूरा परिवेश है, वो तो जो भारतीय मन के विरुद्ध परिवेश है, उसको यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो बातचीत में आ रहा है कि हिंदी के प्रति शब्द संग्रह कम है, ऐसा दुष्प्रचार, हिंदी में कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, सरल हिंदी करो, ऐसा कभी किसी ने सुना है कि अंग्रेजी को सरल करके बोलो? जो जितनी कठिन अंग्रेजी बोलेगा वो उतना ही अंग्रेजी ना माना जाता है। हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी सरल करके बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही। बोल रहे हैं, तत्सम वाली हिंदी बोल रहे हैं, या पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा उसका, कि हम डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है तो दवा लेने जाते हैं, हम सब बोल दवा दे दो, लेकिन कन्नड़ भाषा में औषधि शब्द है, औषधि हिंदी में भी है, संस्कृत में शब्द है, लेकिन हम औषधि का प्रयोग यहाँ कर देंगे, अरे बड़ी कठिन हिंदी बोलते हो। कन्नड़ में रोज औषधि बोलते हैं। गुजराती में ABP ने जब गुजराती चैनल शुरू किया तो उसका नाम रखा अस्मिता। मैंने वहाँ जो संपादक थे, मेरे मित्र थे, उनसे पूछा, अहमदाबाद गया था, आपने इतना कठिन शब्द क्यों रख दिया? बोले नहीं, गुजराती में तो प्रचलन में शब्द है, इधर आप अस्मिता बोल देंगे लोग चढ़ बैठेंगे आपके पास, बड़ी कठिन हिंदी बोलते हैं। यहाँ तो धन्यवाद कहने में भी लोगों को परेशानी होती है। ये जो एक षड्यंत्र पूर्वक मानस बना दिया गया है, हिंदी को सरल करो, और हिंदी तो इतनी उदार है, आप देखिए स्टेशन, बस अड्डा, ऐसे दुनिया भर के शब्द हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के प्रचलन में आ गए हैं। इन जो शब्द आप कह रहे हैं, उनके मजाक उड़ाने के लिए और हिंदी को नीचा दिखाने के लिए
अजीब अजीब से शब्द गढ़े गए। लौपथगामिनी। लौपथगामिनी, लंब दंड, गोलपिंड, धर पकड़ प्रतियोगिता, ये पता नहीं मजाक क्रिकेट बनाने के लिए के लिए। कहाँ से ऐसे किसी भी हिंदी के किसी भी शब्दकोश में। और मेरा तो ये मानना है, आप लोग करेंगे इसको, कि हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। जैसे भाषा, अगर आप भाई भाई बोलते हैं तो भाई से क्लैरिटी नहीं होती, सहोदर बोलिए। एक ही उदर से पैदा होने वाले बच्चे, तो सहोदर शब्द है उसके लिए। भाई हो सकता है कि माँ अलग हो, पिता एक हो। तो हिंदी तो इस लेवल पर जाके और इतने सूक्ष्म तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती है। सर, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो अब इनके सामने भी चलें, बहुत देर से बैठे, फिर वापस आप जी। बिल्कुल, इनके प्रश्न होने चाहिए। कठिन बात जो है ना, जो हिंदी के लोग ही करते, हिंदी कठिन बात जी जिसमें ये अपनी भाषा के बारे में भाव नहीं होता है ना, वही बात करता है। और मुझे लगता है सर, अज्ञानता की वजह से भी ऐसी बातें की जाती हैं जिनको पता नहीं होता कि हिंदी के इस कठिन शब्द का मतलब क्या है। मुझे तो लगता है कि अगर बस स्टैंड के लिए हिंदी में शब्द नहीं है तो मराठी के स्थानक शब्द को लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से अगर आप अपनी भाषा को समृद्ध करेंगे तो अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हमारा साहचर्य भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा, और जो ताकतें भाषाओं के बीच में दरार पैदा कर शासन करना चाहती हैं और भाषाई औपनिवेश कायम करना चाहती हैं, उन पर भी लगाम लग सकेगा। माइक दिया जाए उनको सामने। सर, आज जो हिंदी की यही स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम, शिक्षक या सरकार? आज हम इंग्लिश और फ्रेंच के पीछे इसे क्यों भूल रहे हैं? इसके लिए आखिर में सही मायने में जिम्मेवार किसे कहा जाए? एज अ राइटर जो मेरा तजर्बा है, मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, और उसमें शिक्षक भी आते हैं, सरकार के नेता भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जिनके ऊपर हिंदी की पब्लिसिटी की जिम्मेदारी भी है। मेरे ख़्याल से जिस समाज में हिंदी राइटर की 500 किताब छपे और उसको पढ़ा ना जा सके, और या ढेरों पब्लिशर हैं वो एक तरफ ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की है, क्योंकि अगर किताबें पब्लिशर नहीं है तो फिर ये छपी हुई किताबें जा कहाँ रही हैं। एनबीटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस कंट्री को है कि वो गांव-गांव जाती है वो, लेकिन मेरा नज़रिया एक शिक्षक का नहीं है, एक राइटर का है कि अगर आप अपने राइटर को इज़्ज़त नहीं देंगे, व्यवस्था को भी देना चाहिए, जो भी सरकार हो उसको देना चाहिए, और पाठकों को। मुझे पता है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते शर्माएंगे कि अंग्रेज़ी में नहीं, वो हिंदी में लिखती हैं, और हिंदी वाले भी ये कहते हुए, अच्छा तो आप हिंदी में लिखती हैं। और बहुत कम यकीन लोगों को होता है, जी मैं उर्दू में नहीं लिखती, हिंदी में। तो ये जो सारी मानसिकता है जिसके बारे में अभी शर्मा साहब बता रहे थे, आप बता रहे हैं, ये कुछ एक अजीब तरह का प्रोपेगेंडा है जो हम लोगों को खोलना पड़ेगा। और जो बात आप सरल चीज़ को कह रहे हैं वो इशारा उस तरफ भी है कि इतना मुश्किल टेक्निकल किताबों को ना बना दीजिए कि उससे लोग ऊब जाएं। शुरुआत में तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपसे मेरी राय नासिरा जी से थोड़ी भिन्न है। मेरा मानना है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर हिंदी को जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे, अपनी भाषा को लेके हम हीन भावना से ग्रसित ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, उस दिन हिंदी सुधर जाएगी। सर, मेरा क्वेश्चन अतुल सर से है। मेरा नाम कहकशा है, मैं पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ। सर, मैंने जब एंट्रेंस दिया था तो उसमें था कि मैंने एंट्रेंस दिया था, प्रवेश परीक्षा। अच्छा। तो मैंने प्रवेश परीक्षा जब दिया था तो उसमें मैंने लैंग्वेज को भाषा हिंदी चुना था, ठीक है। तो उसमें दिया था ट्रांसलेट करना था इंग्लिश टू हिंदी। तो ये किस हद तक सही है? क्या हमें ज़रूरी है ये करना पत्रकारिता क्षेत्र में जाने के लिए, जबकि मैंने लैंग्वेज को भाषा भी नहीं हिंदी चुना? ये जो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कुल मिलाकर इसका अगर हिंदी के समस्या और उसके उत्थान के बारे में सोचना है तो उसका केंद्र बिंदु हमने शिक्षा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो विश्वविद्यालय व्यवस्था है कि ज्ञान की भाषा हिंदी कहाँ से बनी, क्योंकि आप शोध पीएचडी हिंदी में, हिंदी भाषा में लिखकर कर ही नहीं सकते। ऐसे देश ने अधिकतर विश्वविद्यालयों की मान्यता बन गई है। तो हिंदी में जब तक शोध, अनुसंधान, रिसर्च की बात नहीं होगी, और जैसे आप कह रही है कि इस प्रकार के कई जगह तो हिंदी माध्यम में पढ़ना है और फॉर्म आपको इंग्लिश में आप दिया जाता है भरने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो शिक्षा से बदलाव प्रारंभ होता है,
जैसा आपको नागरिक समाज राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा में हिंदी को, जैसे आपने कहा, इससे मैं पूरा सहमत हूँ कि हिंदी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे पूछे तो कहता हूँ अतुल कोठारी जिम्मेदार है। शुरुआत प्रथम पुरुष ही अपने से होती है। क्या जितने लोग कह रहे हैं, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, क्षमा करिए, कि क्या हम अपने विषय की पुस्तिका हमने हिंदी में उत्कृष्ट पुस्तक लिखी क्या? नासिरा जी ने तो बहुत काम किया है, लेकिन मैं जनरल कहता हूँ, देश भर के शिक्षक, प्रोफेसरों के, आचार्यों के दृष्टि के बात कर रहा हूँ। तो जब तक हम हिंदी में पुस्तक नहीं, फिर हम कहते हैं कि पुस्तकें नहीं है, कहाँ से पढ़ाए? तो ये जो ज्ञान की बात है, जिससे ऐसे अनेक छात्रों के प्रश्न मन में है कि उनको काम हिंदी में करना है, पढ़ना है, बाकी करना है, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं है। तो ये आधारभूत बात है कि शिक्षा से बदलाव ये प्रारंभ होगा कि हिंदी माध्यम में सारी बातें प्रारंभ होगी। और छोटी दो बात कहकर, जो ये अच्छी बात है इसलिए जोड़ता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आप इंजीनियरिंग भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। दूसरी इसके आगे की बात है कि AICTE ने भी उसको समर्थन किया है। वहाँ के चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजी मेडिकल यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, उसके कुलपति मुझे मिलने आए थे, तो उनको मैंने अभिनंदन दिया। तो उन्होंने कहा है, एक विषय आया था कि उत्तर लिखना मेडिकल के पेपर का, उन्होंने कहा हमने 3 भाषा कर दी है। इंग्लिश तो है ही पहले से, लेकिन साथ साथ हिंदी और इंग्लिश तीनों में हमने बच्चों को अनुमति दी। उसका परिणाम ये हुआ उनका एक ही वर्ष में कि होम्योपैथिक का परिणाम 19% था, जो वो दूसरे वर्ष 40% हो गया। मेरा नाम शुभम पांडे है, मैं मास मीडिया हिंदी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग जब अपना असाइनमेंट करते हैं हिंदी के, तो जब कंप्यूटर हिंदी में जब अपना परियोजना कार्य करते हैं, तो जब हम अपने हिंदी में जो परियोजना कार्य करते हैं, कंप्यूटर में जैसे जब हमें टाइप करना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं कि जैसे मुझे लिखना है कितनी कूल है हिंदी, तो मैं उससे लिखूंगा KITNICLL कूल, HIN हिंदी, HINDI हिंदी, HAI है। तो ये मुझे लगता है कि जो हम हिंदी में जो हमें देवनागरी में लिखना चाहिए, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है जिस वजह से हम रोमन से देवनागरी लिख रहे हैं? क्या ये भाषा का अतिक्रमण नहीं है? आपको इधर माइक भेज दीजिए तब तक। ये आपकी कमजोरी है, तकनीक पूरी तौर पर उपलब्ध है। अगर आप इंस्क्रिप्ट में टाइप करना चाहें तो वो भी है, आपको टाइपिंग नहीं आती है, इसलिए इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में न ले जाइए, आप हिंदी में टाइपिंग सीख लीजिए। फेसबुक पर जितना लिखान होता है उसमें अंग्रेजी से हिंदी अभी आगे निकल गई है, आपकी जानकारी के लिए। चलिए सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल आलम है, मैं टीवी पत्रकारिता का छात्र हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। मैं आज के युवा जो है वो हिंदी बोलने में वो सहज महसूस करते हैं। वो दिन कब आएगा जब हम गर्व महसूस करेंगे हिंदी बोलने में? उदाहरण देना चाहता हूँ क्यों महसूस करते हैं। अगर बिरयानी बहुत ही लजीज बनी हो और उसमें नमक नहीं डालें तो वो बिरयानी बेकार हो जाती है। उसी तरीके से आज हम लोग, हम जैसे युवा जो इंग्लिश नहीं जानते तो लगता है बहुत बेकार हूँ, कहीं कुछ नहीं हो, जबकि हिंदी में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है बिना इंग्लिश जाने। ठीक है जितेंद्र जी, आप गर्व तो हमें स्वयं पैदा करना होगा, उसके लिए कोई और चल के हमारे पास नहीं आएगा। गर्व पैदा करने के लिए ये हमें तय करना होगा कि हम हिंदी बोलें, पूरे आत्मसम्मान के साथ बोलें, कहीं कोई हिचक न हो हमारे मन में बोलते हुए। पहली बात, कहीं अगर आप लगातार हिंदी बोलेंगे, जैसा अतुल भाई कोठारी कह रहे थे कि अमेरिका में उन्होंने प्रस्ताव रखा तो लोगों ने सुना, गए वो बोलने के लिए। यदि हम में से कोई भी पूरे स्वाभिमान के साथ हिंदी बोलना चाहता है तो इस देश में लोग सुनते हैं, सुनेंगे वो लोग। जी, इस देश में लोग सुनते हैं और लोग सुनेंगे। ज़रूरी ये है कि हम स्वाभिमान पैदा करें। दूसरी बात, मैं केदारनाथ सिंह की 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो भेद विभेद का मामला है। केदारनाथ सिंह की पंक्ति है कि भोजपुरी मेरा घर है, हिंदी मेरा देश। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण को याद करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के तुरंत बाद बड़ौदा में वो धन्यवाद भाषण दे रहे थे, तो लोगों ने कहा गुजराती में, वो हिंदी बोल रहे थे, उन्होंने कहा आपने हमें दिल्ली भेज दिया है। यानी कि उन्होंने कहा
कि घर में रहूंगा तो गुजराती, वहां रहूंगा तो हिंदी, यानी कि घर और देश में कोई भेद नहीं है। दरअसल ये चेतना हमें अपने में पैदा करनी है और बहनापा बढ़ाते हुए दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उन तक भी ये बात पहुंचानी है कि ये बहनापे का मामला है, भाईचारे का मामला है, कहीं कोई भेद नहीं है। घर और देश को हमें बांटने की जरूरत नहीं है। एक छोटी जानकारी दे दूं आपके, इसरो में अभी बहुत सारा काम हिंदी में होने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। मैं टीवी जर्नलिज्म की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जब हम यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ भाषा वैकल्पिक हो जाती है, हिंदी भाषा वैकल्पिक है, एक तो क्या शिक्षा का इसमें क्या एक कह सकते हैं अहम भूमिका होगी, क्योंकि हम पखवाड़ा मनाते हैं बैंक में कि 15 दिन तक कार्य सिर्फ हिंदी में होगा, किस हद तक ये सही है? और दूसरा मेरा प्रश्न यही होगा कि जिस तरह से कवि सम्मेलन होते हैं, आज युवा जो हैं वो ओपन माइक्स करते हैं, ओपन माइक्स में भाषा का स्वरूप बदल जाता है, पर वो युवा अपना रहे हैं उस भाषा को, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं, मिला करके बोलते हैं, तो क्या इससे भाषा का स्वरूप खत्म होने का खतरा है या एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, अपनाते हैं लोग उसे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भाषा के साथ लिपि भी उतना ही महत्व रखती है कि हम उस भाषा को उस लिपि में ही लिखें, तभी उसका सही अर्थ हमारे सामने आएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और एक जानकारी और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी कि तकनीकी में और चिकित्सा विज्ञान में किताबें नहीं हैं हिंदी में, लेकिन भोपाल का जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है उसने बहुत काम इसमें किया है। चिकित्सा विज्ञान की और तकनीकी विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें हिंदी में लिखी गई हैं वहाँ। सर, मेरा नाम दिलीप तिवारी है, जामिया एमए हिंदी का स्टूडेंट हूँ सर। सर, मेरा प्रश्न है सर कोठारी सर से, बलदेव सर से। सर, बलदेव सर ने बोला कि सर वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा को लेके कोई टकराहट नहीं है। सर, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हिंदी भाषा को लेकर टकराहट थी, जिस वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया गया था और वो आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सका है। तो क्या सर आज जो टकराहट आपने बताया कि टकराहट नहीं है, तो क्या आज हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो इस शब्द में हमें सुधार कर लेना चाहिए। सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं भारत की, सभी भारतीय जैसे ही आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलना शुरू करते हैं, एकदम विद्वेष पैदा हो जाता है। हमारी सारी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, कोई विभेद उनमें नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा, एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, पत्रकार हूँ, बहुत सारी बातें जानकारी में आती हैं। एक मिनट, राजगोपालाचारी और दादा कालेलकर, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, महात्मा गांधी, ये सब अहिंदी भाषी थे। इन्होंने हिंदी के लिए पूरा काम किया। सुनिए, जब दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चला तो पत्रकारों ने राजगोपालाचारी को पूछा कि आप तो बड़े हिंदी समर्थक थे, अब हिंदी के विरोध में क्यों काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जब मौका है तब पंडित नेहरू अंग्रेजी की राजनीति कर रहे हैं, तो हम हिंदी की राजनीति क्यों नहीं करेंगे? और इसी में एक चीज़ और जोड़ दूं, जब वीर सावरकर लंदन में अपने सहयोगियों के साथ आज़ादी के आंदोलन को लेकर काम कर रहे थे, तो वहाँ भी यह प्रश्न उठा था कि हमारा संवाद का माध्यम क्या होगा। तो सावरकर ने उस समय कहा था कि मैं मराठी भाषी हूँ, लेकिन संवाद का माध्यम भारत के लोगों के साथ हिंदी होनी चाहिए। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर समझिए। दरअसल ये राजभाषा का प्रश्न था जिसका सवाल आप कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा के तौर पर या संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में भी स्वीकृत थी, जैसा बलदेव भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि वे सारे हिंदीतर प्रांतिक लोग थे, जो बड़े लोग थे जिन्होंने हिंदी का पक्ष लिया। राजभाषा को लेकर सारा झगड़ा है, 63 और 65 का झगड़ा भी राजभाषा को लेकर के, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि राजभाषा का झगड़ा तो है ही नहीं, राजभाषा तो है ही हिंदी। अभी झंझट तो राष्ट्रभाषा का ही है, झगड़ा उसी पर है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। जी, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय एक बड़ी संस्था है, वो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स कराती है, हिंदी पढ़ना सिखाती है। मुझे आश्चर्य हुआ, पिछले दिनों उनके निदेशक से बात कर रहा था, तमिलनाडु में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पाठ्यक्रम को 1 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। ये आश्चर्यजनक सूचना है कि तमिलनाडु। मैं एक सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा आप लोगों से क्षमा मांगते हुए आप लोगों तक आता हूँ।
बाजार से क्यों घबराती है हिंदी? खास तौर पर हेमलता जी जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जैसे दैनिक जागरण ने कुछ दिनों पहले हिंदी बेस्ट सेलर की घोषणा करनी शुरू की, तो लोगों को बड़े लगा कि ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया? अरे जो चीज़ें बिक रही है, अगर उसकी सूची प्रस्तुत हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों? बाजार से दिक्कत क्यों है? बाजार के साथ मिल के हिंदी क्यों नहीं चल सकती? मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है कि बाज़ार के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि साहित्य और बोलचाल की भाषा, इन दोनों, साहित्य में और भाषा में हम यदि अंतर कर रहे हैं तो हमें फिर अंतर रख करके बात करनी होगी। अगर प्रेमचंद की भाषा देखिए तो वो तो कोई एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा, उसमें कोई तथाकथित इन्वर्टेड कॉमा वाला साहित्य वाली भाषा तो है। यहाँ तक कि प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल को भी अभी कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो वो उनके लिए परेशानी का कारण होगा। हम भाषा को कितना बरत रहे हैं, आपका भाषा के साथ लगातार होने वाला संपर्क ही भाषा को जीवंत बनाता है। और यही वजह है कि जो गैर साहित्यिक मसले हैं वहाँ पर ज़रूर दिक्कतें थोड़ी पैदा हो रही है कि हम उस तरह से हिंदी में वो शब्द संपदा या पारिभाषिक शब्दावली, मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी है, उस बायोटेक्नोलॉजी में यदि हम हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हमारे पास उस तरह के ग्रंथ हैं? हमको उन ग्रंथों का निर्माण करना होगा। फिर हम वहीं पे जा रहे हैं कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी जब तक हिंदी में, ये जिम्मेदारी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ सकते, हम सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर नहीं छोड़ सकते या किसी और पर नहीं छोड़ सकते। हमें तय करना होगा कि हम किन रास्तों से सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए इस भाषा का निर्माण करें। हमें निर्माण करने की ज़रूरत है। जी, आप बोलिए। उपनिवेश की शुरुआत भाषा से होती है। जब एक बार भाषा जनता के ऊपर हावी हो जाती है तो शासन करना आसान होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कहना है कि औपनिवेशिकता की शुरुआत भाषा से रास्ता होता है भाषा, क्योंकि भाषा जब प्रचलन में आ जाए राज करना आसान हो जाए। बिल्कुल। आप यहाँ जो चर्चा चल रही है उसका मूल ही ये है। आज 71 साल बाद भी अगर हमें अपनी भारतीय भाषाओं के लिए दिवस मनाने पड़ रहे हैं, चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है, उसका मूल कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 में जिस दिन भारत उपनिवेश काल से बाहर निकल कर आया, उस दिन पहला निर्णय ये होना चाहिए था कि भारत अपनी भाषा में राज करेगा। ये निर्णय होना चाहिए था, जैसे चीन ने किया, जैसे इजराइल ने किया। भाषा के मामले को हमने राजनीति में उलझा दिया, क्योंकि इस विडंबना को मित्रों हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में उस समय देश का शासन आया, उनके मन में भारतीयता का बोध कम था, अंग्रेजियत का बोध जाता था, और इसलिए हमारी भाषा औपनिवेशिक काल के बाद आज भी तड़प रही है। कितनी कूल है हिंदी, इस पर बात हो रही थी। और हिंदी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर स्थिति ये होगी कि अगर हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, हम हिंदी को लेकर अपने स्वाभिमान की ओर बढ़ने की कदम उठाने की कोशिश करेंगे और हिंदी का उपयोग अपने आम दिनों की भाषा में, अपने आम बोलचाल की भाषा में अगर करना शुरू करेंगे तो हिंदी का भला होगा। हम राज्यसभा टीवी के इस पेशकश में आप सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं। अतुल भाई कोठारी जी, बलदेव भाई शर्मा जी, नासिरा जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, हेमलता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।